जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण तो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि समंजन क्षमता, यानी कि समंजन क्षमता के कारण ही कोई भी व्यक्ति है यदि उसको स्पष्ट रूप से को वस्तुएं नहीं दिखती है तो वो अपने समंजन क्षमता के कारण अपने नेत्र गोलक को छोटा या बड़ा करके उस वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि कैमरा है, वह कैमरे का लेंस किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाता है छोटा या बड़ा करके, फोटो को जूमिंग और जूम आउट करके किस तरीके से लिया जाता है ताकि फोटो है वो स्पष्ट दिखता है। तो इसका उदाहरण सीधा आप लोगों को बताया ही गया है कि वो कैमरा होता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, चूंकि अपनी सिलियरी मांसपेशियों को छोटा या बड़ा करके, जो उसका नेत्र गोलक होता है उसको छोटा या बड़ा करके ही वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस में, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस दिया गया है, तो क्षमता है वह प्लस 1.5 डी यानी कि डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या फिर अवतल, ये हमें बताना है कि लेंस है वह किस प्रकार का है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह उत्तल लेंस होगा, यानी कि जब इसकी क्षमता है वह प्लस में होगा, जब यानी कि जब इसका डायोप्टर है वह प्लस में रहता है तो वह उत्तल लेंस होता है, और यदि माइनस में रहता तो वह होता अवतल लेंस। मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखे। आप लोगों को पता भी होगा कि मानव नेत्र के ऐसे दृष्टि दोष की बात करें तो 5 होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं वो 3 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हो जाएगा जरा दूरदर्शिता, और चौथा एक और होता है वह है अबिंदुकता। 5 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि 25 सेंटीमीटर, इसे ही आंख का निकट दृष्टि बिंदु भी कहा जाता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु को आंखें बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है, यही कहलाता है इसका निकट बिंदु। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वह यदि कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और यदि हम लोग उसको अपनी सिलियरी मांसपेशियों को बिना घटाए या बढ़ाए स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो यही कहलाता है आंख का निकट बिंदु। प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक यदि कोई वस्तुएं रखी है तो वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और दूर दृष्टि होता है वह हम लोगों का अनंत तक होता है, यानी कि कहीं पे भी वस्तु रखा हुआ है वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ही देगा। नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत और तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। यानी कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यदि कोई वस्तुएं दूर पर स्थित है तो वो हमें अनंत तक रखी हुई वस्तुएं दिखेगी, और यदि कोई वस्तु है वह 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो वह निकट बिंदु होगा, यानी कि वहां तक देखने में हमारी आंखों को किसी प्रकार का कोई भी तनाव का झेलना नहीं पड़ेगा। यदि आप लोगों को वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी आंखें खराब है, आपको डॉक्टर से जाकर सलाह लेनी चाहिए। और उसके बाद में वे जिस डायोप्टर का आप लोगों को चश्मा देते हैं आप लोग उस चश्मे को पहना करिए। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब द्वारा क्या होता है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो हमारी आंखें होती है उसमें समंजन क्षमता पाया जाता है, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां है वह उसको घटा या बढ़ा करके वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिस कारण से प्रतिबिंब की दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन है वह नहीं हो पाता है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है, यानी कि इस व्यक्ति को अब कौन सा चश्मा चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि अब इसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, या फिर इसे बोल सकते हैं कि अपसारी लेंस भी इसी को ही बोला जाता है। तो या तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस दोनों एक ही होगा। तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जब कभी भी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें उसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार से दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार होगा, यानी कि उसको किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसे अपसारी या फिर इसी को ही दूसरा नाम है वह अवतल है। तो लिखेंगे कि इसे अपसारी या फिर अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उसको उपयोग करना चाहिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में। प्रश्न है कि एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। लिखेंगे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो निकट अर्थात 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु अनंत पर यानी कि दूर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का चित्र। तो यहाँ से ये किरणें आती है और ये रहा इसका नेत्र गोलक, और ये इधर रहा इसका यहाँ पे पड़ता है, तो ये इसकी किरणें आती है। वो देख सकते हैं कि रेटिना पे पड़ने के बाद ये इस तरफ आर पे नहीं टकराकर बल्कि आई पे ही, यहाँ पे ही इसका जो चित्र होता है यानी कि इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाता है। तो इस प्रकार से ही इसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? लिखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त होता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वह क्रिया कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण यानी कि किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है यानी कि मुड़ता है, और किस वर्ण यानी कि किस रंग का विचलन है वह सबसे कम होता है? लिखेंगे कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए तो आप लोग देखे भी होंगे कि लाल रंग है वह हमें बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, किंतु और सभी कलर है वो हमें उतना दूर से नहीं दिखाई देता है, किंतु लाल रंग होता है वह हमें बहुत दूर से ही दिखाई दे देता है। क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ।
20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किस वर्ण यानी कि रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि किसका तरंग दैर्घ्य है वह सबसे अधिक होता है। तो आप लोग समझिए कि तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है एकदम गाढ़ा, यानी कि कौन सा रंग है वह बहुत ही अधिक गाढ़ा होता है, तो वह होता है लाल, तभी तो हमें यह दूर से ही दिखाई दे देता है। प्रश्न है कि लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम एवं तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कम विचलन के कारण यह रंग कोहरे या धुएं में भी नहीं बिखरता है, यानी कि अलग अलग नहीं फैलता है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए लाल रंग है वह दूर से देखने पर भी लाल दिखाई पड़ता है। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई पड़ता है। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर हम लोग एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।